डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको उत्पत्ति व रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। क्लासिकल सिद्धांत या मॉडल को प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है और आप लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो और जेम्स मिल तथा इनके पहले के जो अर्थशास्त्री है उनको शामिल किया था, जबकि कीन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी शामिल करना उचित समझा है। इन्होंने रिकार्डो के अर्थशास्त्र को अपनाया और इसे अधिक विकसित किया था। इन बाद के अर्थशास्त्रियों में जे.एस. मिल, मार्शल, पिगू व एजवर्थ आदि भी शामिल किए गए हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलतया यह परंपरा प्रोफेसर एडम स्मिथ की प्रमुख रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में विकसित हुई थी तथा इसके अंतर्गत अल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उनके बीच का जो पीरियड है अर्थात 1776 से 1890 का जो पीरियड है वो क्लासिकल के अंतर्गत शामिल होता है, जबकि कुछ अर्थशास्त्री इस पीरियड को 1930 तक भी ले जाना चाहते हैं। तो 1890 से 1930 के बीच की अवधि में समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न काफ़ी चर्चा में थे और आगे चलकर कीन्स के साथ पूर्ण रूप से समष्टि अर्थशास्त्र प्रकट हुआ था। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्लासिकल मॉडल में मजदूरी, कीमत, रोजगार व उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है और इस मॉडल में मुद्रा की परिमाण सिद्धांत का, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर व उसके निर्धारण के दो सिद्धांत हैं, है ना। पहला है रोजगार का क्लासिकल या परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और दूसरा है रोजगार का केंचियन सिद्धांत, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। परंपरावादी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने किया था। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। परंपरावादी या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, जे.बी. से, मार्क्स तथा नव परंपरावादी मार्शल व पिगू को भी लॉर्ड केन्स ने शामिल किया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है और क्या चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार या परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति माना गया है, मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि पूर्ण रोजगार का नहीं पाया जाना एक एबनॉर्मल स्थिति है। तो सबसे चीज़ महत्वपूर्ण ये है। अब हम लोग क्लासिकल विचारधारा के मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो विशेषता उन्होंने बताई कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतया दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ देखिए शब्द है दीर्घकाल, अर्थात दीर्घकाल में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। अल्पकाल में हो सकता है बेरोजगारी पाई जा सकती है, लेकिन वो बेरोजगारी स्वतः दूर हो जाएगी, उसके लिए किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी बेरोजगारी होगी तो मजदूरी और कीमतें में कमी होगी, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। उन्होंने बेरोजगारी के अंतर्गत दो प्रकार की बेरोजगारी की चर्चा करी। एक होती ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी होती अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलंटरी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते। जैसे कुछ धनिक व्यक्ति होते हैं, भिखारी होते हैं, साधु लोग होते हैं जो कि अपनी इच्छा से, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है। तो इस प्रकार से यदि ऐच्छिक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में है तो भी हम कहेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अनैच्छिक मतलब कि व्यक्ति वर्तमान मजदूरी स्तर पर
कार्य करना चाहता है, वो कार्य करने का इच्छुक भी है, कार्य करने का योग्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे यदि वर्तमान मजदूरी स्तर पर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मान के चलते थे कि मांग की कमी की वजह से कभी भी बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कमी को बेरोजगारी का कारण नहीं माना। कभी कभी पूर्ण रोजगार के साथ साथ घर्षण या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अर्थात व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो सकते हैं, जैसे श्रम बाजार की इम्परफेक्शंस के कारण, श्रमिकों की इमोबिलिटी अर्थात अगतिशीलता के कारण, या कुछ व्यवसाय की जो होती है वो सीजनल नेचर होता है, मौसमी प्रकृति होती है, जैसे कृषि का, और कई बार युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण भी घर्षण बेरोजगारी हो सकती है। तो पूर्ण रोजगार के साथ साथ ये घर्षण बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी की दशाएं बनी रह सकती है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। तो मैंने आप लोगों को बताया पहली विशेषता कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्यतः दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। तो मैंने पूर्ण रोजगार के अंतर्गत बताया कि यदि ऐच्छिक बेरोजगारी है या घर्षण फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी हम ये मान के चलेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। और उन्होंने ये माना कि अर्थव्यवस्था में कभी भी डिमांड की कमी की वजह से बेरोजगारी नहीं हो सकती। तो ये इसकी पहला लक्षण या पहली विशेषता है। अब दूसरी विशेषता देखिए, सभी उद्योगों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अपने विश्लेषण में मान के चले हैं कि देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन ऑल इंडस्ट्रीज, अर्थात प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए किसी प्रकार के लेबर यूनियन नहीं होते। जो भी श्रमिक है वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकता है, जहां उसे मजदूरी ज़्यादा मिलेगी वो उधर की तरफ जाएगा, और श्रमिकों को व फर्मों की संपूर्ण सूचना स्वतंत्रतापूर्वक व शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाती है, जिससे मजदूरी में क्या होगी, समानता पाई जाएगी। मान लीजिए दो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में मजदूरी कम है, दूसरी में ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, जिस इंडस्ट्री में मजदूरी कम है वहाँ से श्रमिक निकलकर कहाँ चले जाएंगे, जहाँ मजदूरी अधिक है। मतलब श्रमिक पूर्ण रूप से गतिशील है, उनको सारी सूचनाएं उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूसरे उद्योग में जहाँ मजदूरी ज़्यादा है वहाँ श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी और वेजेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पहले उद्योग में जहाँ से श्रमिक निकल रहे हैं वहाँ श्रमिकों की पूर्ति कम होने की वजह से मजदूरी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, श्रम की गतिशीलता की वजह से सभी उद्योगों में मजदूरी में समानता पाई जाएगी। यह है दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है, इस मॉडल के अंतर्गत वास्तविक चरों और मौद्रिक चरों में अंतर किया गया है। और वो मान के चले थे कि ये दोनों बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स है, अर्थात वास्तविक चर मौद्रिक चरों से प्रभावित नहीं होते या मौद्रिक चर वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करती। ये वास्तविक चर कौन से हैं, वास्तविक जैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक मजदूरी की दर, वास्तविक ब्याज की दर, ये सब क्या है, रियल वेरिएबल्स, रियल मैग्नीट्यूड्स, वास्तविक मात्राएं। और दूसरी तरफ जो मॉनेटरी वेरिएबल्स या मौद्रिक चर हैं वो क्या है, जैसे सामान्य कीमत स्तर, मौद्रिक मजदूरी की दर, मौद्रिक ब्याज की दर, ये सब है कौन से वेरिएबल्स हैं, ये मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं। तो उनका मानना था कि इन वेरिएबल्स को निर्धारित करने वाले तत्व भी अलग अलग होते हैं, अर्थात वास्तविक चरों को निर्धारित करने वाले तत्व अलग हैं और मौद्रिक चल राशि को निर्धारित करने वाले तत्व बिल्कुल अलग हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। उन्होंने बताया कि जो रियल वेरिएबल्स हैं, जो वास्तविक मात्राएं हैं, वो वास्तविक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हम मान के चल सकते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय पर तकनीकी उत्पादकता, श्रम की मांग और पूर्ति आदि का प्रभाव पड़ता है, जबकि जो मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं उन पर मौद्रिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। और
ये मैंने बताया कि किस प्रकार से वास्तविक चर कौन से हैं, मौद्रिक चर कौन से हैं। वास्तविक चर हैं वो वास्तविक चरों से प्रभावित होते हैं और मौद्रिक चर मौद्रिक शक्तियों से प्रभावित होते हैं। मैंने ये बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार वास्तविक तत्व और मौद्रिक तत्व के बीच किसी भी प्रकार की कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कड़ी नहीं है, अर्थात दोनों में उन्होंने बिल्कुल अंतर किया। दोनों वाटर टाइप डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने माना कि मनी है वो केवल विनिमय का माध्यम है, यह उत्पत्ति और रोजगार की मात्रा को प्रभावित नहीं करती। उत्पत्ति व रोजगार चूँकि वास्तविक चर है, इनका निर्धारण भी वास्तविक शक्तियों या वास्तविक तत्वों जैसे श्रम और पूंजी से होता है। तीसरी विशेषता है क्लासिकल मॉडल का एक विशेष लक्षण है मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। मुद्रा की तटस्थता, इसका अभिप्राय जैसे मैंने थोड़ा भी बताया भी है आप लोगों को कि जो भी वास्तविक चल राशियाँ हैं, रियल वेरिएबल्स हैं, जैसे उत्पत्ति की मात्रा, रोजगार की मात्रा, वास्तविक आय, ये सब मनी सप्लाई से या मनी से प्रभावित नहीं होते। अर्थात मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ाएं या घटाएं तो इन चरों पर, इन वास्तविक चरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मनी इज न्यूट्रल, मुद्रा कैसी है, तटस्थ है। मनी केवल किसको प्रभावित करेगी, जो मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं उनको ही प्रभावित करेगी। अर्थात यदि जैसे हम मुद्रा की पूर्ति 10% बढ़ाएंगे तो सामान्य कीमत स्तर भी 10% बढ़ जाएगा, उससे वार्षिक उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्लासिक अर्थशास्त्री मुद्रा की तटस्थता को मान के चले थे कि मनी इज न्यूट्रल। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था सदैव स्थिर संतुलन में होती है, अर्थात अति उत्पादन या अल्प उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहता है, अर्थात ये नहीं है कि कभी ज़्यादा उत्पादन हो गया जो बिक नहीं पा रहा है, या कभी मांग अधिक है उत्पादन कम है, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होती। इस प्रकार से बाजार में उनके अनुसार एक इनविजिबल हैंड, अदृश्य शक्ति काम करती है जो अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन लाती रहती है और उसके लिए किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अति उत्पादन होगा तो क्या होगा, कीमतें कम हो जाएगी, कीमतें कम होने से मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति घटेगी, तो अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, संतुलन स्थापित हो गया। इसी प्रकार से अल्प उत्पादन हुआ, कम है उत्पादन, मांग ज़्यादा है, तो मांग अधिक होने पर कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने से मांग कम होगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में पुनः क्या होगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सदैव एक संतुलन बनाए रखता है, कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। फिर हम लोग देखते हैं इस नियम की मान्यताएं, इस मॉडल की क्या मान्यताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है विचारवान मनुष्य, कि आदमी या व्यक्ति है वो हमेशा विवेकशील है, वो अपने विवेक से काम करता है और किसी से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, अर्थव्यवस्था कैसी है, स्वतंत्र है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, बंद अर्थव्यवस्था है, कोई फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार नहीं है, तकनीक को स्थिर मादा है, मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, कीमत लोचशील है, बचत और निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये सब मान्यताएं वो अपने साथ लेके चले थे। कल हम लोग इसी टॉपिक को